चलिए फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं नए लेक्चर का। हम लोग पहले खोल लेते हैं पीडीएफ को, मेमोरी कार्ड में जाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि नाइट शिफ्ट में हम लोग रखे हुए हैं इसको, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग गवर्नर जनरल वायसराय कर रहे थे, जिसका पहला पार्ट हो चुका है। पार्ट 2 हम लोग को करना है, तो देख लेते हैं पार्ट 2 को। ओपन हो जाए, एक बार हो जाए, उसके बाद देखते हैं। चलिए, गवर्नर जनरल वायसराय हम लोग पढ़ रहे थे कि इसमें हम लोग पढ़ चुके, क्या कहते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव पढ़ चुके थे। ये 2 टेन्योर में 1757 से 89 के युद्ध से लेके 60, उसका फिर 5 साल का गैप, और 1765 से लेकर 67 के बीच में रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद हॉलवेल थे 1760। उसके बाद भारत के वायसराय आ गए, जिसमें कि सबसे पहले लॉर्ड रिपन आया 1880 से 84 के बीच में। उसके बाद कौन आए, 1880 के बीच में लॉर्ड रिपन। और यही हम लोग पढ़ रहे थे ना। हाँ, यहीं से हम लोगों को स्टार्ट करना है, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कि लॉर्ड रिपन के समय में, ऊपर में क्या लिखा, हाँ ये चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे कि लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ था कि रिफॉर्म हुआ था। इनको रिफॉर्म करने का उद्धारक के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया था। ठीक है ना। और रिपन ही थे जो वर्नाकुलर एक्ट को इंड किया था। रिपन ने क्या किया था। और इसी के समय में क्या हुआ था, वैज्ञानिक तौर पर 10 के जनगणना का स्टार्ट 1881 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। और इन्होंने सिविल सर्विस में का उम्र फिर से जो लिटन कर दिया था ना, 21 से 18, उसी को घटा कर फिर से 18 से 21 कर दिया। और इसको फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस भी कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक भी इनको कहा जाता है, रिपन साहब को। और 1882 इसी में हंटर आयोग आया। हंटर आयोग की स्थापना भी इन्होंने की 1882 में। हंटर आयोग की स्थापना भी हुआ। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, हाँ स्टार्ट है, ठीक है ना। 1882 ईस्वी में हंटर आयोग आया, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड था। फिर 1881 ईस्वी में क्या हुआ, पहला कारखाना एक्ट आया। 1881 में पहला कारखाना एक्ट आया। और इलवर्ट बिल विवाद, जिसको श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है, इन्हीं के समय में हुआ। तो देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ते हैं कि 1880 से 1884 ईस्वी में, देखिए वहाँ समरी बता चुके हैं, इसलिए इसको फास्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कि लॉर्ड रिपन के समय का कार्यकाल क्या था, 1880 से 84 के बीच में क्या हुआ। लॉर्ड रिपन भारत के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं। रिपन के समय में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई 10 की आधार पर। और 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट को क्या कहते हैं कि समाप्त कर दिया, जो कि वर्नाकुलर एक्ट लागू का हुआ था 1878 ईस्वी में हुआ था। और जिसको 1878 याद नहीं रहेगा, देख लेना कि 8 याद कर लो, 1 8 7 1 8 जोड़ोगे तो 8 था। हम तो ऐसे याद किए कि 8 8 8 8 सब मिला के है, बस इतना बात है। ठीक है। सिविल सेवा का प्रवेश हेतु आयु को 19 वर्ष से फिर से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया। और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ, 1882 में हो गया था। इन्होंने शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की उपाधि धारण की। और आपको पता ही होगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ए लेडी विद द लैम्प, ठीक है ना, जिसको 12 मई को हम लोग नर्स दिवस इन्हीं के बर्थडे पे मनाते हैं। ठीक है ना। और इलवर्ट बिल विवाद क्या था, वाइट रिवॉल्ट, इसमें क्या हुआ था कि इनमें इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। इलवर्ट बिल विवाद को श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि रिपन के कार्यकाल में यूरोपीय न्यायाधीशों के समकक्ष लाने के लिए, माने कि जो यूरोपीय न्यायाधीश को उसको ज़्यादा वरीयता दिया जाता था भारतीय न्यायाधीश के कंपेरिजन में, ठीक है, लाने के लिए रिपन ने इलवर्ट बिल लाया था, जिसके विरोध में अंग्रेज़ों द्वारा किया गया। इसका विरोध अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया, मैंने अंग्रेज ही इसका विरोध कर दिया कि भाई भारतीयों का यूरोपीय न्यायाधीश के समकक्ष लाने के लिए जो प्रयास किया था रिपन, वो उसके लिए उसी का लोग इसका विद्रोह कर दिया। ठीक है ना। वही इसी को इलवर्ट विद्रोह या वाइट रिवोल्ट भी कहा जाता है। उसके बाद डफरिन आए थे। अब डफरिन तो भाई सबको पता है कि
कांग्रेस का जो है ना स्थापना के समय जो यही थे, ठीक है। इनके कार्यकाल में ही 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस को डफरिन के मस्तिष्क की उपज भी कहने वाला कौन था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय थे जो जिन्होंने कांग्रेस को डफरिन के मस्तिष्क की उपज कहने वाले थे, ठीक है ना। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन आए जो कि 1888 से लेकर 94 के बीच में आए। इनके समय में भारत और अफगानिस्तान कि मध्यसीमा रेखा ड्रोन रेखा का निर्धारण हो गया, ठीक है। और 1891 ईस्वी का एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है ना, पारित हुआ, ठीक है, जिसमें लड़कियों की विवाह का आयु 12 वर्ष तय कर दिया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु को 12 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। और अभी क्या है, शादी का उम्र मेल को 21 साल और फीमेल का 18 साल है। कर्जन, उसके बाद कर्जन आए। अब कर्जन आए तो हम लोग को तो पता ही है, कर्जन आए तो बंगाल विभाजन के समय यही ना थे। तो 1899 से लेकर 1905 के बीच में भूल एवं आयोग का काल बोला जाता है। कर्जन के कार्यकाल को भूल एवं आयोग का काल बोला जाता है, क्या कि बहुत सारा आयोग का गठन इनके समय में हुआ और बहुत सारा भूल चूक भी इनके समय में हुआ था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया था। बंगाल का विभाजन हिंदू का एक क्षेत्र और मुस्लिम का अलग क्षेत्र, उसके लिए 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रक्षाबंधन मनाया गया और इसका विरोध किया गया, ठीक है ना। और स्वदेशी आंदोलन किया गया। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को राखी बांध के हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया गया, ठीक है ना। और अरुणडेल कमेटी रद्द कर दिया गया और अरुणडेल कमेटी के सिफारिश पर इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये बात ध्यान रखना है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के लिए, उसका विद्रोह 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन हम लोग मना के इसको समाप्त हुआ। और किस समिति के सिफारिश पे? तो अरुणडेल कमेटी के सिफारिश पे ये चीज़ हुआ, ठीक है ना। और 1904 ईस्वी में क्या हुआ था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण हिस्टोरिकल मूवमेंट मरम्मत प्लस मैंने कि 1904 ईस्वी को मैंने कि ASI की स्थापना हुआ, ठीक है ना। मतलब इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे वाला जो है ना, उसका स्थापना हुआ था 1904 में। और क्या हुआ कि सार्वजनिक रेल पटरी का विस्तार इसी कर्जन के समय हुआ था। सर्वाधिक रेल पटरी का विस्तार भी कर्जन के समय हुआ था। और 1902 में टॉमस रेले आयोग 1902 में टॉमस रेले आयोग यूनिवर्सिटी रिफॉर्म के लिए आया था। टॉमस रेले माने कि यूनिवर्सिटी में रेलाई चलता है ना, इसलिए टॉमस रेले आयोग 1902 में आ गया था। और फ्रेजर आयोग पुलिस के लिए फ्रेजर आयोग 1900 ठीक है आया। रेलवे बोर्ड के लिए रॉबर्टसन आयोग 1901 में। देख रहे कितना आयोग आया कि फ्रेजर, अब खाली इतना ही रख लो कि फ्रेजर आयोग, फ्रेजर माने फ्रेश चीज़, ठीक है। पुलिस के लिए तो फ्रेजर हो गया, माने फ्रेजर माने रेजर, देख तो दाढ़ी उड़ी बना के रखना पड़ता है पुलिस में रहने पर। तो फ्रेजर आयोग किसका हो गया? पुलिस का। रेलवे के लिए कौन हो गया? रॉबर्टसन आयोग आया। रॉबर्टसन आयोग किसके लिए? रेलवे बोर्ड के लिए। रॉबर्टसन आयोग रोबोट के जैसा चलता था ना रेलवे, ठीक है। तो इसलिए 1905 में रॉबर्टसन हो गया। 1902 में टॉमस रेले आयोग आया यूनिवर्सिटी रिफॉर्म के लिए, ठीक है। सर्वाधिक रेलवे पटरी का विस्तार इसी के समय में हुआ। और 1904 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण हिस्टोरिकल मूवमेंट का मरम्मत और सुरक्षा के लिए हुआ। और 1905 में बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 और 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन मनाया गया। अरुणडेल कमेटी के द्वारा के सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और भूल और आयोगों का काल बोला जाता है कर्जन को। उसके बाद यहीं पर इसको फटाफट पढ़ लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी में। कर्जन ने 1904 ईस्वी में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा के लिए एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया, ठीक है ना। कर्जन के समय में ही 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, जिसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कर्जन ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट में लिखा, ठीक है ना।
कर्जन की जीवनी रोनाल्ड से कर्जन की जीवनी रोनाल्ड से। अब देखिए रोनाल्डो भी ना जब फुटबॉलर है पहले बहुत गरीब था, तो कर्जा में था, तो कर्जन रोनाल्ड से का नाम विद्वान ने लिखा था। तो कर्जन की जीवनी रोनाल्ड से नामक विद्वान ने लिखा था। रेलवे की सबसे अधिक विकास इनके समय में हुआ था। सर्वाधिक रेलवे लाइन बिछाई गई थी ना 7 अगस्त 1905 समझ गए ना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ जिसको स्वदेशी आंदोलन कहा जाने लगा। ठीक है, तो कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग के बारे में देख लीजिए। अकाल आयोग 1900 में अकाल आयोग आ गया। अकाल आ गया, देखो 00 है तो अकाल है ना, केकरो पास 00 रुपया है तो अकाल है, तो 1900 में गया। सिंचाई आयोग आ गया 1901 में। सिंचाई के लिए सबसे पहले कृषि आएगा, तो कृषि के लिए प्रयास करना होगा, तो 1901 में सबसे पहले सिंचाई हो गया। फिर रेलवे सुधार 1901 में ही हुआ, रेलवे और सिंचाई एक ही बारे में हो गया। ठीक है ना। उसका पुलिस आयोग 1902 में। यूनिवर्सिटी आयोग 1902 में। अब देखो पुलिस और यूनिवर्सिटी में हुड़दंगई होता है और रेलाई होता है, तो पुलिस का हो गया, तो दोनों एक साथ 1902 में। और सिंचाई और रेलवे देखो ट्रैक जिधर से गुजरता है उधर सिंचाई खेत भी रहता है, इसलिए सिंचाई और रेलवे एक साथ हो गया। अकाल एक साथ हो गया, ये हो गया। और इसके समय में कौन कौन था तो समझ लीजिए। सन टॉमस पहले सर एंटोनी मैकडोनाल्ड समय अकाल, माने कि देखो मैकडोनाल्ड जानवे करते हैं भोजन वाला है, तो अकाल वाला बात हो गया, बात क्लियर हो गया। सर कॉलिन स्टॉक मन क्रिक सिंचाई के लिए, तो ठीक है। कॉलिन से क्या होता है, कॉलिन स्टॉक मन क्रिक, तो भाई कॉलिन से सफाई होता है, तो सिंचाई हो गया। सिंचाई होता है तो सफाई ना होता है, हो गया। और रेलवे सुधार आयोग के समय कौन थे, टॉमस रॉबर्टसन, तो रोबोट के जैसा तो रेल चलता है, तो हो गया रॉबर्टसन हो गया। पुलिस आयोग 1902 में हुआ ना, तो सर एंड्रयू फ्रेजर, देखो फ्रेजर से फ्रेश फ्रूट सब कुछ पुलिस के लिए दिया जाता है कैंटीन में। ठीक है ना। सर टॉमस रेलाई कहाँ होता है, विश्वविद्यालय में, ये बात याद हो गया होगा। मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 में। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसी के समय में आया था। मार्ले मिंटो एक्ट भी उसको बोला जाता है, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन, जिसमें वोट डालने के लिए मुस्लिम माने खड़ा भी मुस्लिम होगा और वोट भी मुस्लिम ही देगा, वो वाला सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 में आया था। ठीक है ना। उसमें कार्यकारिणी के मेंबर बन गए थे कौन, सत्येंद्र नाथ सिन्हा भी बन गए थे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा बन गए थे। और 1907 क्या कहते हैं कि 1907 में क्या हुआ, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें गरम दल और नरम दल विभाजित हो गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी घोष कर रहे थे। 1906 में ढाका में आगा खां ने 1906 में उसके बाद क्या हुआ, ढाका में आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। ठीक है ना। उसका देख लीजिए, फटाफट पढ़ लेते। मान में लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 में, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है इनके समय में। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके माध्यम से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। आगा खां द्वारा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई। वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त प्रथम भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। उसका होल्डिंग द्वितीय आया, जिसका अब दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली जो कैपिटल ट्रांसफ़र हुआ था इसके समय में हुआ था, क्या कि भाई महारानी वानी आया था, पता है आपको। ठीक है ना। 1911 में बंगाल का विभाजन को रद्द कर दिया अरुणदेल कमेटी की सिफारिश पर। 1911 में कलकत्ता राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की घोषणा हुआ, लेकिन पूर्णतः स्थानांतरण कब हो गया, 1912 में, अगले साल। ठीक है। जॉर्ज पंचम किंग आए थे 1911 में, भारत आए थे। ठीक है ना। दिल्ली दरबार लगाया गया था। और 1916 में मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की। 1916 में मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की। और 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हो गया। ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने किया था 1905 में। 1915 में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया। ठीक है ना। और फर्स्ट वर्ल्ड वार इसी के समय में हो गया था, 1914 से 1919 के समय में। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। 1910 से 1916 के बीच में कार्यकाल था इसके समय में।
इसके समय में 12 12 12 दिसंबर 12 महीना भी 12 का है, और 12 तारीख को 12वां महीना माने दिसंबर में 1911 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत का आगमन हुआ। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई एवं 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, ठीक है ना। मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किया। उसके अगले साल ही 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है ना। उसके बाद आया चेम्सफोर्ड। उसके बाद कौन आया? चेम्सफोर्ड आया, ठीक है। इन्हीं के समय में कौन आया थी? नॉन कोऑपरेटिव असहयोग आंदोलन हुआ होगा ना, पहला जो था, ठीक है ना। असहयोग न था, एक होता है असहयोग। उसके बाद 1930 में कौन था? ठीक है ना, असहयोग था, ठीक है ना। हाँ, तो 1919 में जानवे करते हैं रॉलेट एक्ट आया, ठीक है ना। न दलील, न वकील, न अपील का कानून 1901 रॉलेट एक्ट को बोला गया उसी के, ठीक है। 1919 में 1919 का एक्ट आया, जिसमें क्या हुआ? मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड एक्ट भी बोला गया, जिसमें प्रांत में द्वैत शासन लागू किया गया था। और जलियांवाला बाग 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हो गया था। और उसके बाद ही असहयोग आंदोलन 1920 में चालू हुआ। और पूना में महिला विश्वविद्यालय चैमफोर्ड के समय में ही लागू किया था, माने 1916 से 1921 के बीच में हुआ होगा। तो देख लेते हैं लॉर्ड चैमफोर्ड 1916 से 1916 ईस्वी में पूना में प्रथम महिला 1916 में माने चंपारण सत्याग्रह के समय में ही क्या हुआ था? महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। इसके इन्हीं के कार्यकाल में अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था, ठीक है ना। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ। और भारतीय विधानसभा को बजट संबंधित अधिकार दिया गया। बजट संबंधित नहीं समझ में आया। 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ। और भारतीय विधानसभा को बजट संबंधित अधिकार दिया गया, ठीक है ना। और रीडिंग उसके बाद रीडिंग आया 1921 से 1926 में, ठीक है ना। रीडिंग है 1921 से 1926 में, ठीक है ना। और विश्व भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, जिसको फर्स्ट लिविंग हेरिटेज का भी दर्जा मिला है, ठीक है। और मोपला विद्रोह केरला में 1921 में मोपला विद्रोह केरला में 1921 में। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हो गया था, क्योंकि 1922 में ना असहयोग आंदोलन को रोक दिए थे। इसका गुस्सा होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्टार्ट किया 1923 में। तो लॉर्ड रीडिंग के बारे में समझिए। 1921 से 1926 के बीच में उनका कार्यकाल रहा। इसके समय में 1922 इसमें विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। और मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में लागू हुआ केरला में, ठीक है ना। विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज कलकत्ता के शांति निकेतन के गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, 41वां विश्व धरोहर का दर्जा भी उनको मिला है, ठीक है। उसके बाद इरविन साहब आए, ठीक है ना। गोलमेज सम्मेलन के समय में कौन थे? यही थे। तो 1926 से 31 के बीच में, ठीक है ना। बटलर आयोग जो कि यूपीएससी CSE भी पूछ चुका है इस सवाल को, ठीक है ना। बटलर आयोग, ठीक है ना, 1927 में बटलर आयोग, ठीक है ना, जिसको हार्टोग बटलर देसी रियासत, ठीक है ना। 1927 में साइमन कमीशन आया। और 1928 में भारत पहुंचा, ठीक है ना। और शारदा एक्ट 1929 शारदा एक्ट कब लागू आया? 1929 में, जिसमें क्या हुआ? शारदा एक्ट में लड़की का उम्र को 14 वर्ष से माने शादी का उम्र 14 वर्ष से 18 साल कर दिया गया। शारदा एक्ट 1929 में, ठीक है ना। लड़की का शादी का उम्र 14 वर्ष से 18 साल कर दिया गया, ठीक है ना। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इरविन के समय में हुआ था। और नेहरू रूपेट 1928 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान के लिए दिया था। और दांडी मार्च 1930
में चालू हुआ और गार्ड इरविन पैक्ट 1931 में हुआ। ठीक है, तो देख लेते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में। 1926 से 1931 के बीच में इनका था। इनके समय में देसी रियासत के समय के संबंध में 1927 ईस्वी में देसी रियासत के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोग बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया। इनके समय में साइमन कमीशन का भारत का आगमन हुआ। ठीक है ना, 1928 ईस्वी में, और शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ, जिसमें लड़कियों की विवाह की उम्र को आयु को 14 वर्ष से 14 वर्ष, अच्छा ठीक, मतलब कि लड़कियों के विवाह का उम्र 14 वर्ष 14 एवं लड़कों का विवाह 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है ना, और उसके बाद करते हैं कि उसके बाद क्या है कि लॉर्ड विलिंगटन आए। 1931 से 1936 के बीच में लॉर्ड विलिंगटन आए। इस समय में वर्ष 1935 का अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। विलिंगटन माने कि भारत से म्यांमार अलग हुआ। उस समय कौन थे? विलिंगटन माने विलिंगटन माने विलिंगनेस होना चाहिए, माने कि इच्छा होना चाहिए, बस इतना बात है। 1937 में लागू हो गया। 1935 में आरबीआई से बर्मा अलग हो गया और 1937 में बर्मा से अलग हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद आए कौन? लिन लिथगो। कौन आया? लिन लिथगो 1936 से 1942 के बीच में लिन लिथगो आया। ठीक है ना, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय यही थे। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 के बीच में लिन लिथगो थे। अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिसो मिशन 1942 के समय में लिन लिथगो थे। तो लॉर्ड लिन लिथगो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इनके समय में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में शुरुआत हुआ। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव इसी के समय में लाया। ठीक है ना, और अगस्त प्रस्ताव इन्हीं के समय में लाया गया 8 अगस्त 1940 को, और मार्च 1942 ईस्वी में कृष्ण मिशन का भारत में आगमन हुआ। कृष्ण मिशन का और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में भी हुई, सब इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। उसका लॉर्ड बेवेल ठीक है ना, लॉर्ड बेवेल ठीक है, लॉर्ड बेवेल 1944 से 47 के बीच में लॉर्ड बेवेल थे। ठीक है, इनके समय में राजनीतिक समाधान के लिए शिमला समझौता 1945 का आयोजन किया गया तथा कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। ठीक है ना, 1946 ठीक है ना पास। और जो कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, उसमें 3 लोग थे। पेरिस लॉरेंस अध्यक्ष थे, उसका अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है ना, और एटली साहब वहाँ के प्रधानमंत्री इंग्लैंड के बन गए थे। ठीक है, नए प्रधानमंत्री जिन्होंने हम लोग को क्या किया था? स्वतंत्रता के लिए आश्वासन दिया था। उसके बाद माउंटबेटन आए, जो कि 3 जून को भारत पाक का विभाजन को मंजूरी मिल गया। उसका रेड क्लिफ आयोग आया 1947 में, और भारत पाक का सीमा निर्धारित हो गया। और सीमा ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? माउंटबेटन ही बने। ठीक है ना, उसका पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बन गए? सी राजगोपालाचारी बने, जो कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल बन गए। उसके बाद हमको लग रहा है कि थोड़ा सा पढ़ लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन के 1947 से 48 के बीच में बने, ब्रिटिश भारत का अंतिम एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है ना, इनके शासनकाल में भारत स्वतंत्र हुआ एवं भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई, और भारत पाकिस्तान विभाजन हेतु रेड क्लिफ लाइन आयोग का गठन किया गया 1947 में। और नोट: स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम वायसराय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, 3 जून को डिक्की बर्थ घोषणा, जिसको डिक्की बर्थ घोषणा 3 जून को डिक्की बर्थ घोषणा हुआ। ठीक है ना, और माने पाकिस्तान इंडिया के विभाजन के लिए। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में संबंधित पुस्तकें, कुछ पुस्तकें जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत प्रचलित थी, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा ही सा है तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा। चलिए यहीं से है ना। हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन के संबंधित पुस्तकें कौन कौन सी थी? द न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड अरविंद घोष क्या था? न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड, लैम्प है तो अरविंद घोष रहा है कि लैम्प जलाना रहे तो लैम्प्स ऑफ ओल्ड आदमी लैम्प में रहता था ना, तो अरविंद घोष तो रहता था। फिर वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन
भी अरविंद घोष का ही था, वंदे मातरम। और लाइफ डिवाइन भी अरविंद घोष का है। और दिमाग में बैठाते जाइएगा। फिर हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे मेरे प्रयोग, ये सब महात्मा गांधी का है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, सबको पता है महात्मा गांधी का है। नील दर्पण, दर्पण में दीन बंधु मित्र मैंने बंधु भाई लोग आता है, तो अगर एक ऐनक लगाइएगा अपने अति में रूम में, तो सब आएगा अपना देखेगा, तो नील दर्पण, तो नील बंधु मित्र हो गया। बात हो गया। तो 5 गो कौन कौन है? तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड कौन है? अरविंद घोष। वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन किसका हो गया? अरविंद घोष का ही। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट, दर्पण दीन बंधु मित्र, ठीक है। एस्से ऑन गीता भी कौन लिखे थे? अरविंद घोष ही लिखे थे, ठीक है ना। सरोजिनी नायडू जो जिनका पुस्तक का नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन, और द ब्रोकन विंग भी इन्हीं का नाम, बुक पुस्तक का नाम था। और सॉन्ग ऑफ लाइफ, द ब्रोकन विंग और द गोल्डन थ्रेशोल्ड, तीनों सरोजिनी नायडू का पुस्तक का नाम था। गुरु गोविंद रविन्द्रनाथ टैगोर का गीतांजलि था, जिनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला। और पुस्तक का नाम क्या था? द ब्रोकन नेस्ट रविन्द्रनाथ टैगोर का ही था। विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसका था? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित का था। द ब्रोकन नेस्ट गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को इस गीतांजलि के लिए। और सरोजिनी नायडू का क्या हो गया? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग, अ सॉन्ग ऑफ लाइफ। सरोजिनी नायडू का देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। इंडियन विन फ्रीडम, ठीक है ना। और पंचाल चलता है ना, पांचाली की विभूति भूषण बनर्जी, ये पक्का वेस्ट बंगाल के बनर्जी यार, बहुत पांचाली हो गया चाली, ठीक है। पांचाली हो गया। इंडियन अर्नेस्ट वेलेंटाइन चिरोल, इंडियन अरेस्ट हो जाएगा। वेलेंटाइन मनाओगे तो अरेस्ट हो जाएगा। तो इंडियन अरेस्ट हो गया वेलेंटाइन सिरोल, ठीक है ना। मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह, पता ही है हम लोग को ये बात। तो भारत एक खोज, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्सेज ऑफ ओल्ड हिस्ट्री किनका? जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, भारत एक खोज, विश्व इतिहास की खोज, ठीक है ना। ग्लिम्स ऑफ ओल्ड हिस्ट्री किनका बुक का नाम है? जवाहरलाल नेहरू का। मैं नास्तिक क्यों? भगत सिंह। इंडियन अरेस्ट, तो वेलेंटाइन और कुछ है, ठीक है। वेलेंटाइन देखते मार देंगे। पांचाली, तो भाई ये बंगाल वाला जो है बनर्जी है कोई, तो विभूति भूषण बनर्जी, ठीक है ना। और इंडियन विन फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडियन विन फ्रीडम। उसके बाद है, आइए बात करते हैं आनंद मठ किनका है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना, जिससे राष्ट्रगीत लिया गया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ पुस्तक से ही था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जगह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख इसी में है, ठीक है ना। आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। दुर्गेश नंदनी भी इन्हीं का है। दुर्गेश नंदनी भी बंकिम चंद्र चटर्जी का है, ठीक है ना। दुर्गेश नंदनी भी बंकिम चंद्र चटर्जी का है। द इंडियन स्ट्रगल ऑन क्रॉस रोड सुभाष चंद्र बोस जी का है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसको बोले दादाजी थे ना, तो वही हो गया, ठीक है ना। गीता रहस्य मांडेल जेल से लिखे थे, कौन लिखे थे? बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य मांडेल जेल से बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। और आर्कटिक होम इन द वेदाज, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन द वेदाज कौन लिखे थे? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का 2 पुस्तक है, गीता रहस्य जो कि मांडला जेल से लिखे थे, और आर्कटिक होम इन द वेदाज बाल गंगाधर तिलक का। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। था इंडियन स्ट्रगल था ऑन क्रॉस रोड, सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी। और सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। और दुर्गेश नंदनी, ठीक है ना। दुर्गेश नंदनी भी बंकिम चंद्र चटर्जी का है, ठीक है ना। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ठीक है ना। शहीद भगत सिंह, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ठीक है ना। शहीद भगत
सिंह, ठीक है। बी.डी. सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति का इसमें चर्चा है। बी.डी. सावरकर का द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, शहीद भगत सिंह। भगवती चरण बोहरा का पुस्तक का नाम क्या है? द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, राइट ना। सचिंद्रनाथ सन्याल, बंदी जीवन, ठीक है, बंदी जीवन, ठीक है ना, बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सन्याल का पुस्तक का नाम है बंदी जीवन। क्रांतिकारियों का बाइबल इसको कहा जाता है। बंदी जीवन को क्रांतिकारी का जीवन कहा जाता है, का बाइबल कहा जाता है बंदी जीवन को, जो सचिंद्रनाथ सन्याल लिखे थे। एस राधा कृष्णन, ठीक है ना। इंडियन फिलॉसफी, इंडिया का फिलॉसफी है कि राधा कृष्ण का पूजा करो। रिलीजन एंड सोसाइटी, राधा कृष्ण को एक्सेप्ट करती है। सर्च फॉर ट्रूथ, राधा कृष्ण। तब अगर सच्चाई को खोजना है तो राधा कृष्ण को पूजा करो। रिलीजन एंड सोसाइटी को फॉलो करना है तो राधा कृष्ण को फॉलो करो। और इंडियन फिलॉसफी क्या है कि राधा कृष्ण को पूजा करो, ठीक है ना। 16 इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड माने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया लिखे थे। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी लिखे थे। नेशन इन मेकिंग, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद का कौन था? पावर ऑफ द माइंड, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। एंड क्या है कि माई मास्टर इंस्पायर्ड टॉक भी स्वामी विवेकानंद का है, ठीक है ना। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गया। गुलामगिरी, महात्मा ज्योतिबाई फुले, गुलामगिरी। सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। ये 42 पुस्तक हो गया। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे कौन दिए थे, वो थोड़ा सा देख लें। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह तो देंगे ही। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस बोले थे, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये तो महात्मा गांधी का है, ठीक है ना। उसके बाद जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस बोले थे जय हिंद। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती बोले थे। और क्विट इंडिया, यूसुफ मेहर, क्विट इंडिया कौन बोले थे? यूसुफ मेहर बोले थे क्विट इंडिया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। जय जवान जय किसान, 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। उसमें जय किसान जोड़े मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी जोड़े, उसका जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी जोड़ दिए इसमें, ठीक है ना। जोड़ा जोड़ी चल रहा है यहाँ पे। और मारो फिरंगी को मंगल पांडे, कौन बोले थे? 1797 पहले फांसी पर इन्हीं को न चढ़ाया गया था। मंगल पांडे को मारो फिरंगी को बोले थे। कर मत दो कौन बोले थे? बारदोली सत्याग्रह के समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे कर मत दो। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण बिहार के थे, ठीक है ना। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद, ठीक है ना। श्यामलाल गुप्त, कितना अच्छा लाइन है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त जी कहते, ठीक है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वराज हमारा जमशीदा अधिकार, हम इसको लेकर आएंगे, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोजी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितने कातिले जो भी है। राम प्रसाद बिस्मिल हो गया। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल साहब बोले थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस बोले थे। और साइमन कमीशन वापस जाओ, गो साइमन बैक, ठीक है ना। लाला लाजपत राय बोले थे हु लिव इन इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाई, कौन बोले थे? जयशंकर साहब बहुत अच्छा इसका यूज करते हैं। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाई, जवाहरलाल नेहरू। मेरे सिर पर लाठी का एक पहरा,
अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय बोले थे। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त हुआ रिवीजन का। फिर मिलेंगे अगले सेशन में और रिवीजन करेंगे अगले किसी चीज़ का, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।